बसंतपुर गांव एक ऐसा गांव जहां लगातार 3 दिनों से बारिश अपना कहर बरसा रही थी। आसमान जैसे रूठ गया हो और बादल अपना सारा गुस्सा यही उतार रहे हो। गली मोहल्ले पानी में डूब चुके थे, खेत की मेढ़े बह गई थी और लोगों के दिलों में भी अब डर की लहरें उठने लगी थी। सुनिए जी, न जाने क्यों आज मन बहुत अशांत है। सीने में अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे करण का मिजाज आज कुछ ठीक नहीं है और शायद कोई अनहोनी घटने वाली है। हाँ, पर ये तो रोज की बात है, काम का तनाव। लेकिन आज पता नहीं क्यों बारिश का पानी कुछ ज्यादा ही ठंड लग रहा है, जैसे अपने साथ कोई अजीब चुभन और अनजाना सा डर लेकर आया हो। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का पानी उनके घर की दहलीज बहा ले जाएगा और साथ ही उनके जीवन की सारी खुशियां भी छीन ले जाएगा। कुछ ही देर बाद उस सन्नाटे को तोड़ते हुए दरवाजा जोर से खुला। करण पूरी तरह भीगा हुआ था, सांसें तेज और आंखों में अजीब सी शक्ति थी, जैसे वो बारिश के साथ कोई अनजाना तूफान अपने अंदर लेकर आया हो। पिताजी, कल सुबह होते ही ये घर छोड़ देना और याद रखना, अब आंगन में तुम्हारे लिए परछाई भर के लिए जगह नहीं बची है। क्या बेटा, तुम ये कैसे शब्द बोल रहे हो? जिस आंगन में तुम्हारे पहले कदम पड़े थे और तुम आज हमें उसी घर से हमें निकालने की बात कर रहे हो। करण बेटे, तुझे क्या हो गया है? क्यों हमें इस घर से निकलना चाहता है तू? क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई या फिर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो गया जिसकी सजा तू हमें दे रहा है? मैंने जो आपसे कहा है बस वही करना है, सवाल मत करो। ये फैसला बदलने वाला नहीं है। ठीक है बेटे, ठीक है, हम चले जाएंगे। बस इतना तो बता दे, हमारा कसूर क्या है? कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो तू हमें अपने घर से निकाल रहा है? मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी। तुम दोनों अभी के घर छोड़कर निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रभु और सीता दोनों के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो, लेकिन करण के चेहरे पर एक छुपी हुई कहानी लिखी थी जिसे केवल वक्त ही अपने पर्दे से उठा सकता था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बारिश अब भी तेज बरस रही थी। सीता और प्रभु भारी कदमों और भरी दिल के साथ अपने बेटे के कमरे में गए, आखिरी बार उसे समझाने, क्योंकि आज वही बेटा उन्हें घर से निकालने पर अड़ा था। लेकिन करण बिना एक शब्द कहे अपना चेहरा मोड़ लिया। आंखों में न कोई नमी थी, न कोई पछतावा, जैसे माँ बाप की तकलीफ से उसका कोई रिश्ता ही न हो। सीता और प्रभु के दिल में अब बस खामोशी और टूटन बची थी। ठीक है बेटे, अब हम जा रहे हैं। अगर हमसे कभी कोई गुनाह हो गया हो तो हमें माफ कर देना। हमने हमेशा तेरा भला ही चाहा, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। चलो सीता, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बचे। बस इतना कहकर दोनों बूढ़े माँ बाप अपने ही घर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर निकल गए। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। बारिश की बूंदें उनके सफेद बालों और झुर्रियों भरे चेहरे पर गिरकर उनके आंसुओं से मिल रही थी। हर कदम के साथ यादों का बोझ और भारी होता जा रहा था और पीछे उस आंगन में बस सन्नाटा गूंज रहा था। और फिर सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई कि करण ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है। हर चौपाल, हर गली, हर दलान में बस इसी की चर्चा थी। लोग हैरान थे, कुछ गुस्से में और कुछ चुपचाप सर हिला रहे थे। अरे भाई, तुम्हें पता है, करण ने अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया, जिन्होंने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया। वही आज उन्हें घर से निकाल फेंक आया। कल तक तो कहता था माँ बाप के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता। आज क्या हो गया उसे जो अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया? लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि असली वजह क्या है। हर किसी के मुंह पर अलग अलग बातें थी। कोई कह रहा था कुछ और, तो कोई अपनी कहानी सुना रहा था। गांव की गलियों में अफवाहों का शोर था, पर सच्चाई अभी पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। प्रभु और सीता भीगी पगडंडी पर चलते चलते एक पुराने बरगद के पेड़ तक आ पहुंचे। आसमान में बादल गरज रहे थे। बारिश नदी की धार जैसी तेज बरस रही थी और बिजली की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। थके हारे दोनों ने किसी तरह उसे पेड़ के नीचे आसरा लिया। सीता, क्या हो गया हमारे बेटे को? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। हमने उसे अच्छे बुरे की पहचान सिखाई, हर मोड़ पर साथ दिया, फिर भी आज वो हमसे इतना दूर क्यों हो गया? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, कुछ तो बात है जो हमसे छुपा रहा है और मुझे डर है सीता
कहीं ये वजह हमारी सोच से भी ज्यादा गहरी न हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा बेटा अचानक ऐसे क्यों बदल गया? कुछ तो बात है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। वो बिना वजह ऐसा कभी नहीं कर सकता। सीता, तुम देख लेना, सच एक न एक दिन जरूर सामने आएगा। सीता, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन वो हमें जरूर जवाब देगा। आज बारिश का 5वां दिन था और आसमान से अब भी लगातार बरसात होती। कारण अपने कमरे में अकेला खड़ा कुछ कागजों को गौर से देख रहा था। उसके दिल में जैसे कोई उलझन चल रही हो, मानो उसने कोई ऐसा फैसला लिया हो जो सिर्फ उसके लिए था, किसी और के लिए नहीं। एक ऐसा फैसला जो उसे मन ही मन डरा भी रहा था। बस कुछ ही देर बाद करण की पत्नी रेखा कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। करण, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। अपने सपनों को पाने के लिए कभी कभी दिल को पत्थर जितना सख्त बनाना पड़ता है। सपने, पर ये सपने इतने महंगे क्यों लग रहे हैं रेखा, जिन्हें पाने के लिए अपने ही अजनबी लगने लगे। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है रेखा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान हमारे बिल्कुल पास आकर रुक गया हो और बस फटने ही वाला हो। करण और उसकी पत्नी रेखा आपस में बातें ही कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी की पुकार सुनाई दी। वो करण भैया, वो करण भैया। अच्छा रेखा, तुम यही रुको, मैं जाकर देखता हूँ बाहर कौन है। दरवाजा खोलते ही करण की नजर बाहर पड़ी। करण ने गौर से देखा। वो तो गांव का ही रहने वाला था, जिसे उसने बचपन में कई बार खेतों के पास खेलते देखा था। इस आदमी की आंखों में कुछ कहने की बेचैनी थी, जैसे वो कोई खबर लेकर आया हो जो देर में ही सह सकती। अरे अंगद, क्या हुआ तुझे? तेरी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है? अरे करण भैया, आपको क्या बताऊं, अगर आपने सुना तो आप और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अरे भाई, साफ साफ बताओ, आखिर क्या बात है? जल्दी बोलो ना, अब और देर मत कर। मैं कल रात मुखिया के आंगन के पास से गुजरा। वहाँ मैंने सुना तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन अब सब मुखिया के नाम हो चुकी है। जैसे ही करण ने ये बात अंगद के मुंह से सुनी, उसका दिमाग हिल सा गया। हाथ और पैर जैसे झुंझुनी खा रहे हों और दिल तेजी से धड़कने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब समझ में आया कि मुखिया जी ने उस दिन मुझे हस्ताक्षर क्यों लिए थे। अच्छा अंगद, चलो चलो जल्दी, हमें फौरन मुखिया जी के घर पहुंचना होगा, कहीं देर न हो जाए। करण और अंगद बिना समय गवाए सीधे मुखिया जी के घर की तरफ चल पड़े। उनके कदम तेज थे, चेहरे पर चिंता और दिल में बेचैनी साफ झलक रही थी। दोनों चलते चलते आखिरकार मुखिया जी के घर पहुंच गए। तब तक आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था और बारिश भी धीरे धीरे थमने लगी थी। मुखिया जी, ये आपने क्या कर दिया? मुझे बताए बिना आपने मेरे हस्ताक्षर कैसे ले लिए और मेरा घर अपने नाम पर कैसे कर लिया? ये बात सुनते ही मुखिया पूरी तरह गुस्से में आ गया और करण की तरफ देखते हुए बोला, करण, जब तुम अपने ही घर से अपने माँ बाप को निकाल सकते हो तो दस्तखत करना तो तुम्हारे लिए मामूली सी बात होगी। गलत मत बोलो मुखिया जी, मैंने कभी तुम्हें जमीन नहीं दी और माँ बाप को मैंने मजबूरी में अपने सपनों और अपने हक के लिए दूर रखा। लेकिन तुमने मेरी मेहनत, मेरे सपने, सब कुछ लूट लिया। क्या ये न्याय है? क्या ये इंसाफ है? अब मैं खुद से और दुनिया से सवाल करता रह गया हूँ कि आखिर मेरा हक, मेरा जमीन कैसे मेरे ही हाथ से निकल गई। बेशरम, चुप कर। कौन सा इंसाफ? कौन सी हक की बात कर रहा है? अपने सपनों की, अपने हक की बात कर रहा है। लेकिन उस माँ बाप की क्या जुबान है जिनको तूने अपने घर से निकाल दिया? क्या ये इंसाफ है? क्या ये हक है? तू खुद तो अपने लिए सब सही मानता है, पर तुझे पता भी है उन्होंने कितने बरस तुझे पाला पोसा, तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी, और तूने उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। और अब तू मेरे सामने इंसाफ की बात कर रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, इसकी बात कर रहा है। जब तू अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो तूने कैसे सोच लिया कि तेरे साथ अच्छा होगा? जो अपने सपनों को पाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, उसके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। वो हर किसी को छोड़ सकता है। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले तू। जो अपने सपने को पाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तो कैसे सोच सकता है कि तेरा सपना पूरा हो जाएगा? अपने सपनों के लिए माँ बाप को छोड़ सकता है, उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। और अब तू मेरे सामने आकर हक की बात करता है। जब तू अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल सकता है,
उसके दर्द, उसके तकलीफ को क्या तुम महसूस कर सकता है? किस हालत में होंगे, कहां होंगे? ऊपर से ये बारिश, वो बारिश से बच रहे होंगे या भीग रहे होंगे? तूने कभी सोचा? करण, तू मेरी एक बात सुन ले। भले तेरे माँ बाप तुझे नहीं सराप रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा तुझे बहुत सराप रही होगी। मुखिया की ये बात सुनते ही करण का शरीर ठंड पड़ने लगा। उसके पैर जमीन पर जकड़ गए। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, जैसे सारे शब्द उसके गले में अटक गए हों। उसके दिल में डर और शर्म का मेल था। आंखों में न केवल डर बल्कि गहरी उलझन भी झलक रही थी। मुखिया की हर बात, हर शब्द उसकी कानों में गूंज रहा था और करण खुद को दोषी महसूस कर रहा था अपनी गलतियों और अपने फैसलों पर। क्या हुआ करण? अभी तक तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सही और गलत मुझे तुम समझा रहे थे। अब अचानक चुप क्यों हो गए? तुम्हारे हाथ पर हिल क्यों रहे हैं? मुखिया की बातें सुनकर करण को समझ में आ गया था रुद्र ने अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। वो तुरंत वहां से जाता है और अपने माँ बाप के पास पहुंच जाता है, उनसे माफी मांगता है और उन्हें अपने घर ले आता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।